की न्यूज, खबरों का सारथी। ये मोदी की बिहार के गया में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा जैसे बिहार में पितु गया वैसे ही गुजरात में मातु गया। बिजनौर में सीएम योगी का चुनावी जनसभा, सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा कांग्रेस सपा समस्या का दूसरा नाम। गृह मंत्री अमित शाह का आज मध्य प्रदेश का रहा दौरा, छिंदवाड़ा में किया रोड शो, श्री बड़ी माता मंदिर में की पूजा, भाजपा पदाधिकारियों से चुनाव प्रचार का लिया फीडबैक। विभिन्न दलों के नेता की बीजेपी में ज्वाइनिंग, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कराई बीजेपी ज्वाइन, अमित चौधरी, सुधा वर्मा, दीपक सिंह ग्रेकवार शामिल। डिंपल यादव ने मैनपुरी सीट से दाखिल किया नामांकन, अखिलेश शिवपाल और राम गोपाल भी रहे मौजूद। और वोटिंग से पहले कांकेर में बड़ा एनकाउंटर, नक्सलियों का टॉप कमांडर समेत 29 ढेर। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली के नंदनगरी इलाके में हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक शख्स ने मीत नगर फ्लाईओवर से जा रहे एक दिल्ली पुलिस के एएसआई समेत एक अन्य शख्स को गोली मार दी, जिसमें एएसआई दिनेश की मौत हो गई, जबकि दूसरे शख्स का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार सुबह करीब 11:15 बजे के आसपास इस वारदात के बारे में उन्हें जानकारी मिली थी। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच में तैनात एएसआई दिनेश शर्मा अपनी बाइक से मीत नगर फ्लाईओवर से जा रहे थे, जबकि अमित कुमार, जो कि शिव विहार करावल नगर के रहने वाले हैं, वो अपनी स्कूटी से जा रहे थे। देखो रिवॉल्वर गोली, इसने बंदे ने दूसरे को गोली मारी है और खुद भी गोली मार लिया। ये रिवॉल्वर पड़ा हुआ है, ये मीत नगर थाने का है। और वो अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर ढिंडोरी से, जहां उत्कृष्ट विद्यालय में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर हॉट सीट पर मतदाताओं को बिठाया गया, जिसमें नए मतदाता को लेकर ओल्ड एज के मतदाताओं को भी हॉट सीट पर बैठाया गया, जिसमें जिले के, प्रदेश और देश के बारे में सवाल पूछे गए। जिला निर्वाचन अधिकारी विकास मिश्रा ने मतदाताओं के अधिकार और निर्वाचन संबंधी सवाल पूछे, जिनके उत्तर हॉट सीट पर बैठी बैगा महिला उजियारो बाई ने सवालों के जवाब दिए और इनाम भी जीता। और अभी तक आप 5 सवाल जीत चुकी हैं और अब आपके कलेक्टर साहब बुला रहा है सर, भैया तो नया है मैं है। और खेल खिलवाड़ी से जंगल जल जमीन के बारे में और वोट के बारे में। क्या क्या सवाल पूछा गया आपसे? वो तो बहुत सवाल पूछे, फिर मेरे को ज़्यादा ध्यान नहीं है। जंगल जल जमीन और वोट के बारे में पूछ। वोट में कहे कि मैं हमारे गांव के लोग सभी लोग 7 बजे से जाओ वोट डालने के लिए और 6 बजे से ख़त्म हो जाते। तो हमारे गांव में पूरा समझ लोग हैं, तो कह रहे हैं कि सही बात है। हम 7 बजे से जाएंगे तो हम जल्दी हो जाएंगे और 6 बजे से पूरा वक्त हो जाएगा। मुख्य रूप से उद्देश्य ये कि हम लोग का जो पिछली बार 76% वोटिंग हुआ था लोकसभा में, अब की बार उससे ज़्यादा वोटिंग हो, और उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो थोड़ी गर्मी का मौसम भी है और फसल कटाई का काम भी चल रहा है, ताकि लोग अपने उस काम में ये मूल काम ना भूल जाएं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 85% ज़्यादा वोटिंग इस बार हो। इसलिए हम उन सारे गैप्स को भर रहे हैं जो पिछली बार रह गए थे। खासकर अर्बन एरिया में एक अजीब सी अर्बन एपैथी है, जहाँ लोग वोटिंग के बारे में जानते तो हैं बट वोट नहीं करते। बहुत ज़्यादा जब जागरूक होंगे मतदाता, और जागरूक होना ज़रूरी है। जागरूक होना ज़रूरी है, इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया है कि मतलब हम अपने तरफ से सबको, सब सारे देशवासियों को, नगरवासियों को ये संदेश दे सके, ये बता सके, ये जता सके कि आप लोग अपने जो बहुत कीमती जो अपना वोट है, जो अपना मतदान है, वो ज़रूर करें। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आर्म्स एक्ट के तहत जबलपुर में 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया। मामला जबलपुर के आधारताल थाने के पास का है, जहां पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति 4 पहिया वाहन में जा रहे हैं, जिनके पास बंदूक और हथियार रखा हुआ है। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्परता से कार्रवाई की और दोनों व्यक्तियों को पकड़ा और आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर इंदौर से है, जहां लोकायुक्त विभाग ने रिश्वतखोर कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित आदिम जनजाति विभाग के अंतर्गत आने वाले आदिवासी विभाग के 2 कर्मचारी को भवन मालिक को किराए के बिल पास कराने के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। क्षेत्र संयोजक हैं विजय कुमार जायसवाल और यहाँ पदस्थ सहायक ग्रेड 2 उमा मस्कोले ये ट्रैप हुए हैं। दोनों के द्वारा जो लिम्बोदी में एक हॉस्टल का संचालन करते हैं विक्रम सिंह गहलोत, जो कि रानीबाग मेन 165 के निवासी हैं। इनसे लगातार जो है 15% के हिसाब से रिश्वत की मांग की जा रही थी। रिश्वत मांगी गई थी और आज मैंने ट्रैप करवाया लोकायुक्त के द्वारा, और मेरा एक 7-8 साल का किराया वृद्धि का एरियर बनना था, तो मुझे 5,19,000 रुपये इन्होंने दिए, जो 10% के हिसाब से 50,000 रुपये की आज रिश्वत रंगे हाथ इनको पकड़वाया। कौन थे मांगने वाले और क्या नाम है? उमा मैडम है और विजय जायसवाल। इन दोनों ने मुझसे रिश्वत की रकम मांगी थी कि आपका जो एरियर निकला है उसका परसेंटेज हमें 10% चाहिए। इस बीच उत्तर प्रदेश के जौनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जौनपुर से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। धनंजय सिंह के पूर्व गनर की हत्या की गई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, पूर्व गनर अनीस खान को गोली मारकर हत्या की गई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पूर्व गनर अनीस खान की गोली मारकर हत्या की गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली है। यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। धनंजय सिंह के पूर्व गनर की गोली मारकर हत्या की गई है। सिकरारा थाना क्षेत्र के रीठी गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो यह अहम खबर, धनंजय सिंह के पूर्व गनर की हत्या की गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर जबलपुर से है, जहां दिव्यांगों मूक बधिरों के बीच क्रिकेट मैच प्रतियोगिता की गई है, जिसमें मुख्य अतिथि न्यायाधीश श्रीम सिंह भट्ट मौजूद रहे। यह कार्यक्रम सामाजिक समर्थन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो जबलपुर के लिए एक बेहद सराहनीय कदम है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जबलपुर थाना खितौला अंतर्गत सूचना मिली कि सरदा के जंगलों में आए दिन जुआरी जुआ खेलते नजर आते हैं। प्राप्त सूचना पर थाना खितौला अंतर्गत सरदा के जंगलों में छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 5 जुआरी जुआ खेलते पकड़े गए, जिनके पास से 11,000 रुपए नगद व ताश के पत्ते बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा इन लोगों को पकड़कर इन पर कार्रवाई की जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शहर धारीवाल में एक मोबाइल की रिपेयर दुकान के साथ करीब 1,39,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई है। फोन कट करने पर पता चला कि क्रेडिट कार्ड से करीब 1,39,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। वहीं मोबाइल फोन पर काम करने वाले दुकानदार ने बताया कि मेरे पास एक फोन आया और कहने लगा हम बैंक से बात कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया, और ना ही मैंने उन्हें कोई कार्ड नंबर या OTP दिया और ना ही उन्हें कोई जानकारी दी, लेकिन फिर भी मेरे खाते से लगभग 1,39,000 रुपए निकल गए, जिसकी मैंने ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कराई है। मेरा नाम गौरव आ, मैं मोबाइल रिपेयर का काम करदा धारीवाल। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਆ, ऑनलाइन ही कॉल आती है, मतलब कहते ही बैंक चो बोलते पे तुसीं एक नवा कार्ड अपलाई किया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक ट्रांजैक्शन हुई है। मैं कहा हाँ जी हुई है। कहते जी दूजी ट्रांजैक्शन करोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब कि ਉਹਦਾ इंश्योरेंस के पैसे ਤੁਹਾਨੂੰ पे करने पैने, साल की इंश्योरेंस होंगी कार्ड की। उस तो बाद उन्होंने मैंने कहा जी इंश्योरेंस तुसीं कैंसल करनी है तो सानू दस दो, ਅਸੀਂ अपने एंड तो ही कैंसल कर देंगे, कोई कार्ड नंबर कोई CVV OTP नहीं चाहिए। मैं क्या कर दो, जे कैंसल करनी तो अपने एंड तो तुसीं कर दो, मैं कोई भी तुहानू OTP या कुछ भी शेयर नहीं करना करना। वो 5 मिनट की मेरी कॉल चली है, उन्होंने मेरी कॉल भी होल्ड रखी है। उस तो बाद जो कॉल कटते हैं मैनू एक रैफर मैसेज आता, उस तो बाद मैनू OTP आते, उस तो बाद मेरी पेमेंट जी 1,38,986 रुपये कटे जाते हैं। मैं कोई भी OTP शेयर नहीं किया, क्योंकि वो कॉल कट होने तो बाद OTP आए, पहला नहीं आए।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जिला गुरदासपुर के मांझा में संयुक्त किसान संगठनों द्वारा ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगाकर और अपनी मांगों को लेकर होल्डिंग लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। इस रैली से यह साबित तो हुआ कि इसका असर आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से पड़ेगा। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਲ ਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਰਚੋਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, ਕਾਨੋਵਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਕੁਝ ਡੇਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ फिर शाम को 3-4 बजे समाप्ति करांगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो जिला मोगा के गांव बदनी कला का बताया जा रहा है। पति पत्नी बाइक पर सवार होकर किसी निजी काम से जा रहे थे। रास्ते में बाइक सवार दो झपट मारों ने बाइक सवार दंपति के कुर्ते की जेब पर झपट्टा मार दिया और झपट्टा मारकर फरार होने लगे। शोर मचाने पर मौके पर मौजूद लोगों ने उनको पकड़कर बांधकर जमकर पिटाई की और उसके बाद पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों झपटमारों को गिरफ्तार कर लिया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जिला स्वीप टीम द्वारा आमजन में मतदान को लेकर जागरूक करने के लिए कहीं रैलियों तो कहीं प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जा रहा है। निजी एवं राजकीय विद्यालयों में रंगोली एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर के सेंट्रल पार्क में जिला स्वीप टीम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हजारों स्कूली छात्रों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार गुप्ता, जिला स्वीप नोडल अधिकारी डॉक्टर शिल्पा सिंह ने भी शिरकत की। वोट डालने के लिए पहले आपने देखा उनको जाते हुए विधानसभा है सब पार्टियों के पास है। अब बताओ क्या करोगे? हाँ आई नेशनली आपको आप हमें बताते हैं संकल्प क्या दिखाओ, मतलब आपकी बात मान जाएंगे वो तो मानती है और जो नहीं मानते उन्हें मनाएंगे कि हमारा आपके घर में है कुछ लोग ऐसे जो आपकी बात। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां स्वीप गतिविधियों के तहत सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत नोहर में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यहां के हजारीमल जोरमल पेड़ीवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से रवाना हुई मतदाता जागरूकता रैली को जिला कलेक्टर काना राम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में जिला स्तरीय तमाम अधिकारियों ने भाग लिया। रैली प्रमुख मार्गों से होते हुए भगवान महावीर पार्क पहुंची, जहां गोगा मेड़ी के लोक कलाकारों व स्थानीय विद्यालय के बच्चों द्वारा मतदान जागरूकता से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आज 5वां दिवस था और इसके लिए नौहर को चुना गया था। थीम थी हमारी फ्लैश मॉब और रैली। इसका टारगेटेड ग्रुप था अर्बन एपैथी और समस्त युवाओं को हमने इसमें शामिल किया और ये आयोजन सफलतापूर्वक अभी संपन्न हुआ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां भय मुक्त मतदान को लेकर सुरक्षा बलों की ओर से नोहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। थानाधिकारी ईश्वरानंद के नेतृत्व में शहर के प्रमुख मार्गों से पुलिस व सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च गुजरा। इस संबंध में थाना अध्यक्ष ईश्वरानंद शर्मा ने बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए भयमुक्त मतदान के लिए नोहर शहर के अलावा मालिया, अरड़की, ब्राह्मणवासी, सोनड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में भी फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसके तहत मतदाताओं को से भय मुक्त मतदान करने की अपील भी की गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज नौर थाना पुलिस और बीएसएफ जो बाहर से पधारी हुई है, दोनों ने मिलकर हमने नौर कस्बा के अंदर फ्लैग मार्च किया है। इसके अलावा आसपास के गांवों सोनड़ी, मालिया, अरड़की, असरजाना, देईदास, डुकरका वगैरह गांवों में
भयमुक्त, शांतिपूर्ण और निर्भीक मतदान के लिए फ्लैग मार्च किया है ताकि मतदान के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे। देश की बात में अब बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। कांकेर जिले के पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां के माड़ इलाके में पुलिस ने 29 नक्सलियों को मार गिराया है। इलाके की सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। घटनास्थल पर भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया गया है। नक्सलियों के पास से मुठभेड़ में बीएसएफ के इंस्पेक्टर रमेश चौधरी सहित 3 जवान भी घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि मौके से 5 AK-47 भी बरामद हुई हैं। अगली खबर जांजगीर चांपा से है, जहां भाजपा के संकल्प पत्र जारी होने पर जांजगीर चांपा विधायक व्यास कश्यप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 10 सालों में देश को कर्ज में डुबो दिया है। पिछले 1 दशक में हमारा देश 255 करोड़ कर्जदार है। इस लिहाज से देश का हर नागरिक पर 1.5 लाख रुपए का कर्ज है, जबकि इसके पहले हमारे देश पर सिर्फ 55 लाख करोड़ का कर्ज था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते देश महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी झेलने पर मजबूर है। संकल्प पत्र है कि सरकार का संकल्प पत्र है कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। पहली बात तो स्थिति स्पष्ट करे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, बिकॉज 10 वर्षों से वो सत्ता पर है, और पहली बात वो 10 वर्षों में क्या किए हैं उस बात को जनता को बताएं। और वही पुरानी घोषणा पत्र कि हमारी जो योजनाएं हैं लागू होगी, और यूसीसी की बात करते हैं। भाई भारत है यह, भारत विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा, विभिन्न बोली का यह प्रदेश और देश, जिसमें हम सबको साथ लेकर चलना चाहिए, ऐसा घोषणा पत्र बताते और अपने 10 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि बताते। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीते कुछ वर्षों से रामनवमी और हनुमान जयंती सहित हिंदुओं के तमाम त्योहारों पर अलग अलग जगहों पर हिंसा देखने को मिली है। कुछ असामाजिक तत्व जब माहौल बिगाड़ने की कोशिश में रहते हैं, तो वहीं झारखंड में एक ऐसा मुस्लिम परिवार है जो भाईचारे की मिसाल पेश कर रहा है। झारखंड के हजारीबाग जिले में रहने वाले गुलाम जलानी का परिवार बीती 3 पीढ़ियों से बजरंगी झंडे बनाने का काम कर रहा है। उनके महावीरी झंडे की मांग अमेरिका, लंदन तक है। शहर के बड़ी बाजार में वीर वस्त्रालय पिछले 60 वर्षों से झंडा बनाने का काम कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड के हजारीबाग का वीर वस्त्रालय पिछले 60 साल से धार्मिक आयोजनों के लिए झंडे बना रहा है। ये दुकान हाल में तब खबरों में आई थी जब इन्होंने जनवरी में अयोध्या में हुए श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भगवान हनुमान चित्र वाला बड़ा सा झंडा बनाया था। वीर वस्त्रालय अब देश के बाहर भी फेमस हो चुका है और उन्हें अब विदेशों से भी ऑर्डर मिलने लगे हैं। विदेश में झंडा कैसे पहुंचता है, आप लोग कैसे लोग देता है? ये उसको पैक, जैसे जो उनके रिश्तेदार जो हिंदुस्तान में रहते हैं, चाहे हजारीबाग में रहते हैं, वो खरीद के भेज देते हैं। और हम ऑनलाइन की सुविधा भी दे रखे हैं, तो फेसबुक वगैरह में देख के, यूट्यूब में देख के हमें ऑर्डर देते हैं और फिर हमको पैक करके हम पार्सल से उसको भेजते हैं। दुकान में झंडे सिलने का काम एक मुस्लिम दर्जी करता है, जो अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी से है, जो ऐसे झंडे बनाती हैं। बाहर हमारे दुकान में बड़ा बड़ा झंडा बहुत ज़्यादा बन रहा है। माने ऑर्डर से हम लोग एकदम बेकाबू अब हो गए हैं। अब लोग एकदम हिम्मत नहीं कर रहा है कि हम और ऑर्डर ले। इसलिए पहले तो 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट का ही झंडा बनता था। इस बार 10-12 पार्ट का झंडा तो एकदम आम हो गया। हर एक तरफ से ऑर्डर आ रहा है, जो हम लोग के अब बस से बाहर हो रहा है। अब करना एकदम बहुत मुश्किल हो रहा है।
देश भर में धूमधाम से चैत्र नवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है। बुधवार को रामनवमी है। ऐसे में झंडा बनाने वाली दुकान में भगवान हनुमान और भगवान राम के चित्रों वाले झंडों के ऑर्डर में काफी इजाफा हुआ है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात के एक व्यवसायी और उनकी पत्नी ने अपनी जीवन भर की कमाई 200 करोड़ रुपए दान कर दी है और भिक्षुक आपको बता दें भिक्षुक बन गए हैं और भिक्षुक बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसी साल फरवरी में भावेश भंडारी और उनकी पत्नी ने एक समारोह के दौरान अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। हिम्मत नगर का रहने वाला भंडारी परिवार निर्माण व्यवसाय में था। ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात के एक जोड़े ने जैन भिक्षु बनने के लिए अपनी जीवन भर की कमाई 200 करोड़ रुपए दान कर दी है। गुजरात के हिम्मतनगर शहर के प्रमुख बिजनेसमैन भावेश भंडारी ने पत्नी के साथ सांसारिक चीजों को त्यागने और तपस्वी जीवन अपनाने का फैसला किया है। कुछ साल पहले उनके किशोर बच्चों ने भी ऐसा कदम उठाया था। उन्हीं से प्रभावित होकर माता पिता ने फैसला लिया है। जैन धर्म में दीक्षा का बहुत अनेरा महत्व रहा है। संयम जीवन में जो भी जाता है वो बहुत कठिन मार्ग है और इस मार्ग पर बहुत सारा पैसा, धन संपत्ति, मोह माया सब छोड़ के जाना वो इससे बड़ी बात है। हमारे हिम्मतनगर के भावेश भाई और जिनल बहन जो बहुत सुखी संपन्न परिवार से है, बहुत सारी संपत्ति के आसामी है, जिनके एक 16 साल का लड़का और 19 साल की लड़की दोनों संयम जीवन अंगीकार कर दिया है और उन्हीं के संयम जीवन के पथ के ऊपर ये दोनों भी, उनके माता पिता भी आज उनके संयम जीवन के पथ पे चल रहे हैं। पूरी संपत्ति का त्याग, पूरे परिवार का त्याग करके वो दोनों लोग संयम के मार्ग पे जा रहे हैं। 2 वर्ष के पहले उन्होंने उनके पुत्र और पुत्री को भी यही मार्ग पे जाने का इजाज़त दी थी। आज उनके परिवार ने उनको ये इजाज़त दी है, तो मेरे से बहुत बहुत अनुमोदनीय कार्य है। ऐसा कार्य करने वाले बहुत कम मिलते हैं। पूरा परिवार जब संयम मार्ग पे जा रहा है, वो उनकी तो संपत्ति का कोई हिसाब ही नहीं है, उसके पास क्या नहीं है वो सवाल है, मगर वो सबको एक पत्थर फेंकते हैं, ऐसे फेंक के चले आए हैं। गुजराती कपल भिक्षु बनने के लिए 22 अप्रैल को दीक्षा समारोह पूरा करेगा। इसके बाद भिक्षा पर गुजारा करते हुए पैदल ही देश भर की यात्रा पर निकलेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। फेड रेट कट में देरी और पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका के बीच ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुई। ये रिपोर्ट देखिए। फेड रेट में देरी और पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका के बीच ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुई। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 456 अंक टूटकर 72,943 पर, जबकि एनएसई निफ्टी 124 अंक गिरकर 22,144 पर बंद हुआ। सेंसेक्स पैक में इन्फोसिस, इंडसइंड बैंक, विप्रो, बजाज फिनसर्व और एचसीएल टेक्नोलॉजीज सबसे ज्यादा गिरी, जबकि टाइटन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक, मारुति सुजुकी और आईटीसी सबसे ज्यादा गिरी। Markets yet another witnessed some profit booking in the today's trade, but the intensity was very low in the broader markets. Though index heavyweights, specifically from the IT stocks, have dragged the index lower, but good buying interest was witnessed in the broader market with mid-cap and small-cap indices closing flat to positive note. So we expect market to somewhere take support around 22,000 levels on the lower side. सेक्टोरल मोर्चे पर आईटी, रियल्टी और बैंक स्टॉक सबसे ज्यादा गिरे, जबकि ऑयल एंड गैस, मीडिया, ऑटो हेल्थ केयर और एफएमसीजी बढ़त के साथ बंद हुए। हांगकांग का हैंगसेंग, जापान का निक्केई, सियोल का कॉस्पी, चीन का शंघाई कंपोजिट और इंडोनेशिया का जकार्ता कंपोजिट समेत ज्यादातर एशियाई बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। यूरोपीय इंडेक्स गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि अमेरिकी बाजार भी सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुए। एफआईआई ने सोमवार को 3,268 करोड़ रुपए के शेयर बेचे।
देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के समर्थन में शहर के आजाद पार्क में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया और भाजपा सरकार पर जमकर उन्होंने निशाना भी साधा। इससे पूर्व अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गहलोत का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से सामने आ रही है। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी फिर भाजपाई हुए हैं। 1.6 करोड़ क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने शपथ दिलाई है। समाजवादी पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। तो पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी फिर भाजपाई हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से आपको दिखा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। धर्म सिंह सैनी एक बार फिर से भाजपाई हुए हैं। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी भाजपा में शामिल हुए हैं। 1.6 करोड़ के घूस लेने का आरोप लगा था। तो समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी फिर भाजपाई हुए हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने सदस्यता दिलाई है। राजू शर्मा मेरठ से हमारे संवाददाता एक बार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी अब फिर से भाजपाई हुए हैं। उन पर 1.6 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप लगा था। हाँ बिल्कुल, देखिए मनोज, मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी को यूपी में एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। आयुष मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी एक बार फिर भाजपाई हो गए हैं। आज पश्चिम कार्यालय पर क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने धर्म सिंह सैनी को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। आपको बता दें कि धर्म सिंह सैनी पर आयुष घोटाले में 1 करोड़ 60 लाख रुपए का रिश्वत लेने का आरोप लगा था। उनके ही कार्यकाल में मंत्री के दौरान जो सचिव थे राजकुमार दिवाकर, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था। बताया गया था एसटीएफ को पूछताछ में कि आयुष मंत्री ने 1.6 करोड़ रुपए की जो घूस है वो आयुष कॉलेजों की मान्यता देने के नाम पर ली थी, जिसके बाद आयुष मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी की मुसीबत बढ़ गई थी और एसटीएफ ने पूछताछ भी की थी, बाकायदा नोटिस जारी किया था। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले ही धर्म सिंह सैनी भाजपा को छोड़कर सपा में जुड़ गए थे और विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और तभी से लगातार भाजपा में जुड़ने का प्रयास कर रहे थे। आखिरकार धर्म सिंह सैनी भाजपा में जुड़ने में कामयाब रहे और आज पश्चिम कार्यालय पर क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया की उपस्थिति में वो भाजपा में जुड़ गए। भाजपा की सदस्यता जो है वो उन्हें ज्वाइन कराई गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आयुष घोटाले में फंसने के बाद धर्म सिंह सैनी को भाजपा द्वारा जिस तरीके से पार्टी में ज्वाइन किया गया है, उस पर कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। निश्चित रूप से राजू, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। समाजवादी पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है। तो मेरठ से हम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी एक बार फिर से भाजपा में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि वो लंबे समय से भाजपा में शामिल होने का प्रयास कर रहे थे। 1.6 करोड़ के घूस लेने का इन पर आरोप लगा था। अब रुक करते हैं अगली खबर का। श्री राम की धर्म नगरी अयोध्या में रामनवमी पर राम भक्तों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग अपने घरों व दुकानों को सजा रहे हैं और अपने घरों व दुकानों की छतों पर प्रभु श्री राम के
पटाखे लगा रहे हैं, जिससे अयोध्या में पटाखों की बिक्री बढ़ गई है। पटाखे के साथ साथ रामनामी वस्त्रों के भी मांग बढ़ गई है। इस बार रामनवमी दिव्य और भव्य मनाए जाने की तैयारी की जा रही है। रामनवमी की तैयारियों और राम भक्तों के लिए किस तरह खास है इस बार की रामनवमी, इसको लेकर हमारे संवाददाता आरपी सिंह ने खास बातचीत की है महामंडलेश्वर विष्णु दास के साथ। आपको दिखाते हैं। रामनगरी अयोध्या व्यापक रूप से सज रही है इस समय, क्योंकि भगवान राम का रामनवमी मनाई जाएगी और पहली बार ऐसा हो रहा है जब भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे और उसके बाद आपकी रामनवमी बहुत ऐतिहासिक मनाई जाएगी, जिसका वर्णन किया जाए उतना कम है। अभी हमारे साथ गुरुदेव जी हैं, उनसे बात करते हैं आपकी रामनवमी किस तरह की रहेगी, कितना ऐतिहासिक रहेगी, वो उसके बारे में बताएंगे। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जितने लोग यात्री आ रहे हैं या राम भक्त आ रहे हैं, वो राम की टी शर्ट ले जा रहे हैं, राम की वो ले जा रहे हैं और वहाँ बच्चों को पहना रहे हैं। यहाँ पे व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। जो रही बात प्रशासन की व्यवस्था, इतनी तगड़ी कर दी है, जगह जगह बैरिकेटिंग बनाया गया है, सुरक्षा के लिए 4 चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। अभी गुरु जी से बात करते हैं। गुरु जी, आपकी रामनवमी किस तरह मनाई जाएगी? राम राज के जैसे मनाई जाएगी। नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामिम रामम रघुवंशम। ये विशेष रामनवमी है जो सूर्य की तिलक की किरणों से भगवान श्री राम लला का तिलक किया जाएगा। जो श्रद्धालु राम मंदिर के लिए इतना बेचैन थे, आज उनका बेचैनी खत्म हो गया और देश विदेश के आ रहे हैं और राम के जो चित्र है वो भी कपड़ों में है, कुर्तों में है, रामनवमी है, वो सबको लेकर के जाते हैं और यहाँ सरयू जी का स्नान करते हैं। दरस परस मंजन अरूपाना हर ही पाप कहा वेद पुराना। ऐसा उल्लेख है श्री रामचरितमानस में कि सरयू का दर्शन और परस करने से तीनों जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए ये जो आ रहे हैं इनके अंदर भी भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, भगवान की प्रेरणा से आ रहे हैं। और ये रामनवमी बड़ी विचित्र है, बड़ा विलक्षण है, बड़ा अद्भुत है। और मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये रामनवमी में मेरे श्री राम लला साक्षात पूरे अयोध्या में रम चुके हैं और सब जगह बाल गोपाल और संत के रूप में राम दिखाई दे रहे हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। जैसे शंकर जी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उसी प्रकार से ये संत आज अनुभव बता रहा है कि ये ऐसा अनुभव लग रहा है कि बाल गोपाल, हमारे संत, हमारे भक्तगण, अयोध्या के पेड़ पौधे और सरयू नदियाँ और हनुमानगढ़ी कर्मो सब में राम ठुमुक ठुमुक के चल रहे हैं। कौशल्या जब बोलन जाए ठुमुक ठुमुक चले। ये महाराज जी बता रहे थे अब की रामनवमी बहुत खास होने वाली है, बहुत उत्साहित होने वाली, जिसका जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। भगवान राम के मंदिर में अगर रामनवमी मनाई जाएगी वो भव्य दिव्य मनाई जाएगी, जिसका जितना वर्णन किया जाए। और ट्रस्ट ने भी ऐलान किया है कि अब की रामनवमी के लिए जो लोग नहीं आ पाएंगे वो अपने घर पे दूरदर्शन के माध्यम से रामनवमी देखें, उसका आनंद उठाएं। तो अब की रामनवमी का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। के न्यूज़ से आरपी सिंह, अयोध्या। अब रुक कर रहे हैं अगली खबर का। लखनऊ से नौकरी की तलाश में मलेशिया निकले 3 युवाओं को म्यांमार में बंधक बनाकर साइबर क्राइम कराया गया। दिए गए टास्क को न पूरा करने पर डार्क रूम में यातनाएं दी जाती और कई लोग साइबर क्रिमिनल्स की यातनाओं से बचने के लिए टास्क को पूरा कर क्राइम में उनकी मदद करते। म्यांमार में बंधक बने लखनऊ के इंजीनियर सागर चौहान ने अपने ऊपर हुई इस घटना को बयां किया। आइए हम आपको दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। नौकरी में अच्छे पैसे की चाहत युवाओं को किस ओर ले जा रही है, ये कहानी बयां की है लखनऊ लौटे इंजीनियर सागर चौहान। दरअसल लखनऊ से 26 मार्च को 3 दोस्त मलेशिया में नौकरी के नाम पर निकले थे, जिनमें सागर चौहान, राहुल उर्फ आरुष गौतम और अजय कुमार शामिल थे। लखनऊ और बाराबंकी निवासी तीनों युवक जब म्यांमार पहुंचे तो उन्हें वहां हथियारों से लैस लोगों ने बंधक बना लिया। यही नहीं, बड़े से एक कॉम्प्लेक्स में रखकर उनसे साइबर क्राइम कराया जा रहा था। लखनऊ स्थित घर लौटे इंजीनियर सागर चौहान बताते हैं कि वो और उनके दोस्त नौकरी के लिए मलेशिया जाने वाले थे, लेकिन हैदराबाद से फ्लाइट मिस होने के कारण कंपनी ने उन्हें दूसरी फ्लाइट का टिकट उपलब्ध कराकर म्यांमार ले आई और उनके साथ तीनों लोगों को बंधक बना लिया। साइबर क्रिमिनल के चंगुल में फंसे तीनों युवाओं के साथ कई अन्य देशों के युवा भी शामिल थे,
जिनसे बड़े पैमाने पर साइबर क्राइम कराया जाता था। इनमें भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नेपाल और अन्य देशों के लोग शामिल थे। सागर बताते हैं कि उन्होंने साइबर क्राइम करने से मना किया तो उनको डार्क रूम में ले जाकर करंट देकर प्रताड़ित करते थे। यही नहीं, जंजीरों से बांधकर कई दिनों तक रखे रहे। लेकिन उनके दोस्त यातनाएं नहीं सह पाने पर साइबर क्राइम में उनका साथ देते थे तो उन्हें वो यातनाएं नहीं दी जाती थी। म्यांमार में 14 दिन तक बंधक बने इंजीनियर आखिरकार लखनऊ स्थित अपने घर वापस लौट चुके हैं। लेकिन इन 14 दिनों में म्यांमार के अंदर एक इंजीनियर को कैसी यातनाएं दी गई, नौकरी के नाम पे कैसे उनको फंसा करके साइबर अपराधियों ने उन्हें अपने चंगुल में फंसाया और वहां पर उनसे गोरख धंधा कराते थे, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ सागर चौहान खुद मौजूद है। सागर, आप 14 दिन तक यातनाएं वहाँ की सह रहे थे। आप पहली बार तो मलेशिया जा रहे थे, तो मलेशिया ना जा करके आप म्यांमार कैसे पहुँचे? जो आपके दोस्त थे उनकी भूमिका क्या थी? मेरा जो दोस्त है वो पहले मलेशिया में काम कर चुका है, तो मैंने उससे बोला था कि वहाँ वैकेंसी खाली है तो हम लोग को ले चलो। तो उसने बात किया, फिर बोला हाँ वैकेंसी खाली है। तो फिर हम लोगों का टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ, तो फिर वो बोले हम लोग का हाँ ठीक है हो जाएगा। तो फिर हम लोग को टिकट बुक हो गई 26 मार्च की। 26 मार्च की हमारी टिकट बुक हुई लखनऊ से हैदराबाद, हैदराबाद से बैंकॉक। तो हम निकले शाम को यहाँ से, लेकिन जब हम लोग हैदराबाद पहुँचे हम लोग की फ़्लाइट मिस हो गई थी। तो मैंने दोबारा कंपनी में मतलब मैसेज किया, कॉल किया कि हमारी फ़्लाइट मिस हो चुकी है। तो लोग बोले कि वेट करो, वहीं हम दोबारा टिकट बुक करते हैं। तो फिर दोबारा वो सुबह की हैदराबाद से दिल्ली की टिकट बुक किए हैं, दिल्ली से बैंकॉक की। फिर लोग बोले कि अभी तुम लोग का यहाँ रेस्ट करो, फिर तुम लोग जाओगे मलेशिया। फिर वहाँ पे कंपनी ने मतलब होटल दिया था, रहने खाने का पर्सनल कार मिली थी। तो हम लोग कार से जा रहे थे, लेकिन हम लोग पता नहीं ये नहीं चला कि हम लोग कब बैंकॉक से थाईलैंड शिफ्ट कर दिए गए और थाईलैंड से मतलब कब लोग म्यांमार शिफ्ट कर दिए गए। फिर जब हम लोग पहुँचे कंपनी में, देखें इतनी बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी दीवारें हैं और एक मेन गेट है। फिर बोला गया तुमको यहीं पे काम करना है। फिर मुझे ले गया ऑफिस में। वहाँ बोला गया कि तुमको ये काम करने को मिलेगा, ये काम करना पड़ेगा और ये तुम्हारी सैलरी है। तो मैंने बोला कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा और मुझे घर जाना है। तो फिर वो लोग बोले नहीं तुमको काम करना ही पड़ेगा। किस तरीके का काम वो लोग बताते थे? साइबर ठगी, स्कैमिंग पूरा ही करते हैं वो लोग। डिजिटली आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू कर ठगी करते हैं। उनके पास लड़कियों को, लड़कों के फ़ोटो से उनके थ्रू मतलब लोग किसी को प्यार में फंसा के ठगी कराते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट दिखा के ठगी कराते हैं। और बहुत सारे रास्ते हैं। खैर मुझे उतना नहीं मालूम चल पाया था कि मैं एक दिन के बाद डार्क रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। डार्क रूम में जहाँ पर आपको शिफ्ट किया गया, कई दिन तक रखा गया, उस डार्क रूम की भूमिका क्या थी? वहाँ पर लोग क्या करते थे? वहाँ पे एक मिलिट्री टाइप के ऑफिसर थे, पता नहीं मेरे म्यांमार की मिलिट्री थी क्या वो मुझे नहीं पता है। वहाँ पे कम से कम एक बॉस होता था, कम से कम 6 वो ऑफिसर होते थे। और वहाँ पे डार्क रूम में कम से कम आपको 15-20 लोग सज़ा वही मतलब मिलते थे मार खाते हुए। तो मुझे ले गया, मेरा हाथ बांध दिया गया, मुझे टॉर्चर करना शुरू किया गया। सागर बताते हैं कि उनके भाई जोगिंदर सिंह चौहान ने अपने रिश्तेदारों से पैसा लेकर 8,40,000 रुपए साइबर क्रिमिनल्स को चुकाए, जिसके बाद म्यांमार से वो छूट पाया और फिर अपने घर लौटा। लेकिन 14 दिन तक म्यांमार में बंधक बनाए जाने के दौरान साइबर क्रिमिनल ने उसे खूब यातनाएं दी। यही नहीं, वो खाने को सड़ा हुआ खाना और पीने को बदबूदार पानी देते थे। सागर ने कहा कि उनको सिर्फ उनके भाई जोगिंदर ने छुड़वाया है, जिसकी कीमत उन्होंने अदा की है। जोगिंदर बताते हैं कि अपने भाई के अपहरण की सूचना के बाद वो लखनऊ पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। बाद में जब वहां से सागर के दोनों साथियों ने अपने अपहरण होने का वीडियो जारी किया, तो सोशल मीडिया में वीडियो चलने के बाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने मामला दर्ज किया, लेकिन वो भी सिर्फ एक कागजी। फिलहाल सहार के दोनों साथी अभी भी म्यांमार में साइबर अपराधियों के चंगुल में हैं। मेरा भाई 2 दिन के बाद फ़ोन किया। फ़ोन जिस दिन गया उस दिन भी किया था, तो कुछ डरा हुआ था, खुल की पूरी बात नहीं बता रहा था। फिर दूसरे दिन इसको जब टॉर्चर करना चालू किए थे, बताया हमसे कि भैया ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे हमको टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो हमने कहा ठीक है, गए हो तो टिकट का पैसा भेज रहा हूँ, चले आओ। तो भाई ने बोला कि नहीं, टिकट का पैसा नहीं, ये लोग कह रहे हैं कितना पैसा दो, 7,000 8,000 डॉलर, मतलब 8 लाख की डिमांड करने लगे वो लोग। पहले शुरू में कुछ और कम किए थे, तो पैसा एडजस्ट में कर नहीं पाया।
बहुत चारों तरफ दौड़ा, दोस्तों यार रिश्तेदार सबसे मदद मांग के फिर वो लोग फाइन मार दिए, 1 लाख रुपए फिर बढ़ा दिए। फिर मैं किसी तरह दोस्तों की, रिश्तेदारों से बहुत रिक्वेस्ट करके इधर उधर करके मैं पैसा का इंतजाम करके इसके खाते में पैसा भेजा। इसको इतना टॉर्चर कर रहे थे, मार रहे थे, कहते पैसा नहीं आएगा तो मार देंगे, वो कर देंगे। मैं बहुत डर गया, मैं फिर इसके खाते में पैसा भेज दिया। राहुल उर्फ आरुष गौतम के साथ अजय कुमार अभी भी म्यांमार में बंधक बने हैं और यही नहीं, कई लोग म्यांमार में बंधक बने लोगों से साइबर क्रिमिनल जबरन काम करवा रहे हैं। ऐसे में उनके परिवार को उम्मीद है कि सरकार उनकी मदद करे और म्यांमार में बंधक बने लोगों को उनके घर वापस लाए। के न्यूज के लिए शिवा शर्मा की रिपोर्ट। अकादमी द्वारा आयोजित चंद्रा प्रीमियर लीग CPL 2.0 के ट्रायल के पहले दिन कुल 456 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। ट्रायल में चयनित खिलाड़ी ऑक्शन 19 अप्रैल को होना तय हुआ है। ये जानकारी CPL कमिश्नर नीरज वर्मा ने दी है। सिलेक्शन कमेटी में विभोर शर्मा, मोइन सिद्दीकी, आशीष मल्होत्रा, अविरल रावत मौजूद रहे। आपको बता दें कि के न्यूज इंडिया इस लीग में मीडिया पार्टनर है। CPL सीजन 2 के अंडर 16 ट्रायल आज पूरे हुए। 456 खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। हम उन सभी खिलाड़ियों को दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन खिलाड़ियों ने इस शानदार से मंच को खेलने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की और ट्रायल्स के माध्यम से अपनी प्रतिभा को दिखाने का प्रयास किया। अब हम आज इस ट्रायल के बाद इस नतीजे पे हैं सिलेक्टर्स के माध्यम से, जब हम 120 खिलाड़ियों की लिस्ट आज रात 9 बजे से पहले हम सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम चंद्रा क्रिकेट एकेडमी के पेज पे आउट करेंगे और उन खिलाड़ियों के साथ हम एक ऑक्शन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। उसके बाद हम 8 टीमों का गठन करेंगे और 8 टीमों के गठन के बाद इस टूर्नामेंट यानी CPL सीजन 2 के अंडर 16 के टूर्नामेंट्स का शुभारंभ होगा। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बहराइच में मतदाता जागरूकता को लेकर 5 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। डीएम मोनिका रानी और SP बृंदा शुक्ला के निर्देशन में इस मानव श्रृंखला में लगभग 8000 लोग शामिल हुए। NCC कैडेट्स, छात्र छात्राओं, व्यापारियों, संघ कर्मचारियों और अधिकारियों ने इस श्रृंखला में हिस्सा लिया। मानव श्रृंखला में मतदान को लेकर शपथ दिलाई गई। मानव श्रृंखला का उद्देश्य मतदान प्रतिशत बढ़ाना है। क्रम में आगे कार्यक्रम किया गया जिसमें जो हमारी प्रभारी स्वीप है, मुख्य विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसमें SP साहब द्वारा भी प्रतिभाग किया गया है और पुलिस प्रशासन के और जितने भी हमारे कॉलेज के बच्चे थे, जितने भी हमारे अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने सबने इसमें प्रतिभाग किया और ये मानव श्रृंखला बनाई गई और इसके साथ साथ मतदान की शपथ ली गई। इसका केवल एक ही उद्देश्य था कि 13 मई को जो है वो बहराइच का मतदान होना है और 20 को जो होना है वो केसरगंज लोकसभा क्षेत्र का है। तो इस मंडल में जो है मतदान प्रतिशत काफ़ी कम रहता है। इसके माध्यम से केवल यही संदेश देना था कि जो हमारे अर्बन क्षेत्र के वोटर हैं जो कम निकलते हैं उसी मतदान करने के लिए, वो 100% मतदान के लिए। अगली अहम खबर फर्रुखाबाद से, जहां पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराने हेतु फतेहगढ़ स्थित पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में मतदान ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की ब्रीफिंग की गई। ब्रीफिंग के उपरांत पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा मतदान ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को पुलिस लाइन फतेहगढ़ में लंच पैकेट व फर्स्ट एड के साथ अन्य सामग्री वितरण कर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नगर विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अफसर राजेश कुमार ने इस नई पहल की शुरुआत की है। उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र के सबसे बुजुर्ग मतदाता
वाले परिवार के वोटरों को घर घर जाकर शादी ब्याह की तर्ज पर निमंत्रण पत्र दिया है और माला पहनाकर उनका सम्मान भी किया। आगामी 13 मई को सपरिवार सहित वोट डालने की अपील भी की है। आपको बता दें कि यहां पर कुल 83,286 घरों में रहने वाले वोटरों को शादी ब्याह की तर्ज पर निमंत्रण कार्ड दिया गया, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। मंगलवार को रिटर्निंग अफसर राजेश कुमार ने सर्वप्रथम 96 वर्ष की महिला वोटर शोभा रानी के तत्पश्चात 83 वर्ष के प्रयाग नारायण श्रीवास्तव को और 72 वर्ष के रामकृष्ण पांडे को निमंत्रण पत्र सौंपकर वोट डालने की अपील की है। दरअसल चुनाव आयोग ने इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 70% के पार करने का आह्वान किया है। किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अफसर राजेश कुमार की इस नई पहल से वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिला है। निमंत्रण कार्ड में चुनाव का पर्व, देश का गर्व स्लोगन समेत मतदान की तिथि, मतदान केंद्र और बूथ का ब्यौरा है। राजेश कुमार सहायक रिटर्निंग अफसर के साथ के न्यूज संवाददाता सारिका गुप्ता ने खास बातचीत की। प्रयागनारायण श्रीवास्तव। कैसा लगा इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए खुद सीएम सर आपके पास आए और निमंत्रण पत्र दिया? ये बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। इस साल जो चुनाव होने जा रहा है वो बहुत बेहतरीन चुनाव होगा और इसमें बहुत भारी सफलता मिलेगी। निमंत्रण पत्र देने की जो पहल है ये आपको जी ये बहुत अच्छी पहल है। ये पहल बड़ी सराहनीय है और बड़े गौरव की बात है कि इस तरीके के कार्य को जो है अग्रसारित किया गया है। बहुत अच्छी वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा इससे? हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। आप जाएंगे वोट देने? अरे हम तो जाते ही हैं, वैसे भी जाएंगे। हमारी उम्र जो है इस समय 83 वर्ष की है, वरिष्ठ नागरिक हूँ। कानपुर का वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए नया प्रयोग किया जा रहा है। एसीएम सिटी या फिर एसीएम फर्स्ट जिला अधिकारी के दिशा निर्देश के बाद जो है अपनी विधानसभा में पहुंच रहे हैं और शादी यानी कि शुभ कार्यों में जिस तरीके से लोगों को आग्रह किया जाता है, निमंत्रण पत्र दिया जाता है, उसी तरीके से इस बार भी एक निमंत्रण पत्र है जो वोटरों को दिया जा रहा है और उनसे ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आप शादियों में जाते हैं वैसे ही आप वोट देने भी जरूर जाएं। और इस पर और क्या कुछ नया किया जा रहा है और लोगों को कैसा महसूस हो रहा है ये भी बातचीत कर लेते। देखिए ये एक बुजुर्ग है, घर के मुखिया हैं और इनको ये निमंत्रण पत्र जो है प्राप्त हो चुका है और इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर कैसा लगा आपको और ये जो प्रयोग किया जा रहा है लोगों के घर जाकर निमंत्रण पत्र देना, इस पहल को क्या कहेंगे? बहुत सराहनीय मतलब जो कदम है और मैं आप लोगों की भूल प्रशंसा इस बात के लिए करता हूँ। वोट देने जाएंगे? अवश्य अवश्य, सब परिवार और अगल बगल वालों को भी प्रेरित करेंगे। इसके लिए हम तो जाएंगे ही, अगल बगल बहुत पास पड़ोस में भी सबको प्रेरित करेंगे। सर ये जो पहल है ये आपको कैसी लगी कि जिस तरीके से शादियों का कार्ड दिया जाता था अब आपको निमंत्रण पत्र दिया गया है कि वोट जरूर दीजिए? ये तो बहुत सराहनीय कदम है सरकार का, ये आप लोगों का, मैं इसकी भूल प्रशंसा करता हूँ। इससे कानपुर का वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा? अवश्य, उम्मीद है जरूर बढ़ेगा। एसीएम सर से बातचीत कर लेते हैं। सर आपके दिमाग में ये पहल आया, अब आप लोगों के घरों में जा रहे हैं और खुद ही निमंत्रण पत्र दे रहे हैं, तो कैसा लग रहा है और क्या लग रहा है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा? मैडम मैं पश्चिम में सहारनपुर का रहने वाला हूँ, तो मैं इसके माध्यम से कानपुर के अपने मतदाताओं से जुड़ना चाहता था और इसमें व्यक्तिगत आग्रह का इसमें इसलिए शामिल किया गया ताकि हमारे मतदाताओं के और मेरे बीच में एक व्यक्तिगत रिलेशन बन जाए और मैक्सिमम वोट संभव हो सके। इस बार जो है कल्याणपुर विधानसभा में बीएलओ की जो संख्या है वो फीमेल्स जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर रखी गई है और किदवई नगर विधानसभा है और बीएलओ सबसे ज्यादा फीमेल है और सबसे ज्यादा फोकस जो है वो फीमेल पर ही किया गया है। मैम एक ये अच्छी पहल करी जा रही है, कैसा लग रहा है और आप एक फीमेल है तो क्या लगता है आपको वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा? बिल्कुल मैम,
मैम पूरी कोशिश हम लोगों की तरफ से कि बिल्कुल, और सरकार की भी काम ये बड़ा ही सराहनीय है कि सर ऐसा काम हम लोगों के साथ में करा रहे हैं, और हम लोग पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इससे हमारा वोटिंग का जो प्रतिशत है बिल्कुल बढ़ेगा। मैम महिलाओं को सबसे ज्यादा हाईलाइट करा गया है और आपके इस विधानसभा में सबसे ज्यादा महिलाएं वर्क भी कर रही हैं और सभी आप लोग घर घर जाकर रुझान भी ले रही, तो क्या लग रहा है? मैम लग तो यही रहा है कि हम लोगों का ये काम, हम लोग जाते हैं घर घर, सबसे पहले महिलाओं से ही बात करते हैं जाके, और जब हम लोग भी महिला हैं तो एक महिला को समझते भी हैं, तो इससे जरूर महिला जो वोटर्स हैं हमारे जागरूक होंगे और जरूर हम लोगों के साथ में वो काम करेंगे और वोट डालने जरूर जाएंगे, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं। और घर घर जाना, हर एक अपने क्षेत्र की हर एक महिला से हम लोग बात करते हैं और उनको समझाते हैं कि भाई आप वोटिंग जरूर करिए, इसलिए हमारा अधिकार है वोट डालना और डालना भी चाहिए सभी को, और हम डालें अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं, कोशिश है। वोट देने का जो समय है वो नजदीक आता जा रहा है, लोग बहुत सारी पहल शुरू कर चुके हैं और अब देखना यह होगा कि कानपुर का वोटिंग प्रतिशत जो 70 पार करने का लक्ष्य रखा गया है, क्या वो पार होगा? कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट।